जय हिंद दोस्तों। यूएसए द्वारा इंडिया को F-35 ऑफर करने के विचार के बाद यूएसए के नेटो अलाय टर्की ने इस डिसीजन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। टर्की के डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि यूएसए का ये स्टेप उनकी डिफेंस पॉलिसीज़ में डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है। दरअसल 2017 में टर्की ने रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील साइन की थी, जिसके बाद अमेरिका ने उसे F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और कार्सा एक्ट के अंडर टर्की पर कई तरह की सैंक्शंस भी लगाई थी। दूसरी ओर अब क्योंकि इंडिया भी रशिया का S-400 ऑपरेट कर रहा है, तो टर्की का कहना है कि अमेरिका ने ना ही इंडिया पर कोई सैंक्शन लगाई, बल्कि अब वो इंडिया को अपना 5th जनरेशन F-35 भी ऑफर करने की बात कर रहा है। और इसी पॉइंट को हाईलाइट करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर यूएसए के डबल स्टैंडर्ड्स साफ साफ दिखाई देते हैं। पर हम बात करेंगे कि क्यों टर्की के डिफेंस एनालिस्ट्स का ये कंसर्न या यूएसए को क्रिटिसाइज करना असल में सही नहीं है, क्योंकि इस केस में अगर हम जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टर्की और इंडिया दोनों की पोजीशन पूरे तरीके से अलग है ना। इसको समझने से पहले हम बात करते हैं टर्की और इंडिया की S-400 की एक्विजिशन के बारे में। ये रशिया मेड S-400 एक मॉडर्न और मोस्ट एडवांस्ड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है और ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक डिबेटेबल इशू रहा है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि इस सिस्टम में नेटो सिक्योरिटी को अफेक्ट करने और वेस्टर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजीज खासकर F-35 से रिलेटेड इंटेलिजेंस गैदर करने की कैपेबिलिटी है। नौ टर्की ने रशिया के साथ S-400 का एग्रीमेंट 2017 में साइन किया था, जिसकी डिलीवरीज 2019 में शुरू होनी थी। एग्रीमेंट साइनिंग के बाद यूएसए ने टर्की को कई वार्निंग्स दी, पर क्योंकि टर्की ने बैक ऑफ नहीं किया तो उसको F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया और 2020 में कार्सा सैंक्शंस भी लगाई गई। F-35 से बाहर होना टर्की के लिए एक मेजर सेटबैक था, क्योंकि उसमें टर्की करीब 100 F-35 एक्वायर करने वाला था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड थी। उस टाइम यूएसए का कहना था कि S-400 का रडार F-35 की स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ का डेटा कलेक्ट कर सकता है, जिससे नेटो की टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज कॉम्प्रोमाइज़ होगी। दूसरी ओर इंडिया की S-400 एक्विजिशन की बात करें तो इंडिया ने रशिया के साथ ये एग्रीमेंट 2018 में साइन किया था, जिसके अंडर 5 S-400 सिस्टम्स एक्वायर किए जाने थे। इंडिया के केस में भी यूएसए की तरफ से कई वार्निंग्स आई, पर अल्टीमेटली यूएसए की तरफ से कोई भी सैंक्शन इंडिया पर नहीं लगाई गई। इनफैक्ट 2022 में यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा एक अमेंडमेंट पास की गई, जिसमें इंडिया को सैंक्शन से एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। सो टर्की का कहना है कि अगर यूएसए को लगता है कि S-400 नेटो के लिए थ्रेट है, तो ये इंडिया पर लागू क्यों नहीं है। इंडिया को F-35 क्यों ऑफर किया जा रहा है। देखा जाए तो टर्की के डिफेंस एनालिस्ट की ग्रीवियंसेस रियल डिस्पैरिटीज़ पर बेस्ड हैं, पर जैसे हमने बात की थी कि यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्की और इंडिया दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट पोजीशन पर हैं, जिसमें कई स्ट्रेटजिक और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स शामिल हैं। पहला फैक्टर है नेटो मेंबरशिप। नाउ टर्की 1952 से ही नेटो मेंबर है और मेंबरशिप की वजह से वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स के मामले में स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के अंडर आता है। नेटो मेंबर होने के नाते टर्की से ये उम्मीद थी कि वह अपने मिलिट्री सिस्टम्स और डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स को अलायंस स्टैंडर्ड से अलाइन करके चलेगा, लेकिन जब उन्होंने S-400 एक्वायर किया, जो यूएसए के अकॉर्डिंग नेटो एसेट्स के लिए इनकम्पैटिबल है, तो इसे एक सिक्योरिटी थ्रेट के रूप में देखा गया। दूसरी ओर इंडिया क्योंकि नेटो मेंबर नहीं है और हमेशा से ही अपनी डिफेंस पॉलिसीज़ में स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को प्रेफरेंस देता है, इंडिया के डिफेंस डिसीजंस कभी भी डायरेक्टली नेटो फ्रेमवर्क को अफेक्ट नहीं करते। सो जब इंडिया ने S-400 एक्वायर किया तो इस डिसीजन को उसकी सोवरेन चॉइस की तरह देखा गया, रादर देन द वायलेशन ऑफ अलायंस ऑब्लिगेशंस। नेक्स्ट है जियोपॉलिटिकल प्रायोरिटीज़। इंडो पैसिफिक रीजन को ध्यान में रखते हुए अमेरिका के लिए इंडिया एक क्रिटिकल पार्टनर है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में चाइना की बढ़ती इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए सिर्फ इंडिया ही यूएसए का साथ दे सकता है। दूसरी ओर टर्की हालांकि एक इम्पॉर्टेंट नेटो मेंबर है, पर वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजिक कॉन्टेक्स्ट में ऑपरेट करता है और उसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन मेनली मिडिल ईस्ट और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से ही जुड़ी है। पर पिछले कुछ सालों में टर्की के रशियन इक्विपमेंट्स, डिफेंस पॉलिसीज़ और सीरिया जैसे मुद्दों के कारण यूएसए के साथ रिलेशंस काफ़ी अफेक्ट हो चुके हैं। सो यूएसए टर्की की रीजनल इन्फ्लुएंस के मुकाबले इंडिया के इंडो पैसिफिक रोल को ज़्यादा अहम मानता है। इसके बाद है इंडिया के रशिया के साथ हिस्टोरिकल डिफेंस टाइज। इंडिया पिछले कई दशकों से रशिया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट्स में शामिल रहा है और इंडियन मिलिट्री आर्सनल में मेजॉरिटी इक्विपमेंट्स रशियन ओरिजिन ही हैं
और S-400 की एक्विजिशन भी इसी पार्टनरशिप की ही कंटिन्यूशन है, जो चाइना और पाकिस्तान के थ्रेट्स को काउंटर करने के लिए एक्वायर किया गया है। अमेरिका इंडिया के रशिया पर हिस्टोरिकल रिलायंस को रिकॉग्नाइज करता है और इंडिया पर सैंक्शंस लगाने के बजाय उसको अपने F-35 जैसे एडवांस्ड प्लेटफॉर्म्स ऑफर कर रहा है। दूसरी ओर टर्की ने वेस्टर्न सिस्टम्स को छोड़कर S-400 को एक्वायर किया, जिसे अमेरिका ने एक नई स्ट्रेटजिक अलाइनमेंट के रूप में देखा और इसके खिलाफ कड़ा कदम उठाया। लास्ट है इकोनॉमिक प्रेफरेंस। इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और साथ में न्यूक्लियर पावर और ग्रोइंग डिफेंस बजट जैसे फैक्टर्स इंडिया को एक सिग्निफिकेंट लेवरेज प्रोवाइड करते हैं। यूएस डिफेंस फर्म्स के लिए इंडियन मार्केट एक ल्यूक्रेटिव अपॉर्चुनिटी है और इंडिया पर कार्सा सैंक्शंस लगाना यूएसए के पोटेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किसी भी कंडीशन में सही नहीं होने वाला। दूसरी ओर टर्की की इकोनॉमिक और स्ट्रेटजिक पोजीशन इंडिया की तरह वैल्यूएबल नहीं है, सो यही कारण है कि अमेरिका इंडिया के साथ अपने रिलेशंस खराब नहीं करना चाहता। सो एंड में टर्की की तरफ से यूएसए को क्रिटिसाइज़ करना उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे तौर पर तो सही लगता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने ही S-400 एक्वायर किए हैं और यूएसए F-35 को सिर्फ इंडिया को ही ऑफर कर रहा है। बट यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हमने बात की कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यूएसए इंडिया और टर्की को एक अलग नज़रिए से देखता है, जिसमें इंडिया एक मोर वैल्यूएबल अलाई है।